रंग पुटुसिया, ये नाम से लोगों को समझ में नहीं आता भाई ये रंग पुटुसिया है आखिर क्या। मनीष, पुटुस जो है झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में पाया जाने वाला एक पौधा है। झाड़ी नुमा पौधा, बूशी प्लांट है, जिसमें बहुत रंग बिरंगे फूल निकलते हैं। तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मैं क्या नाम दूं। ये किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक पूरे के पूरे परिवेश की कहानी है। तो मुझे लगा कि इस कहानी को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करना चाहिए। उसने जब पढ़ा, भारत आया वो, उसने 3-4 घंटे में किताब पढ़ ली। उसके बाद उसने कहा कि ये आपकी कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है। हमारे गोपालगंज में तो कुल मिलाकर जीवन ऐसा ही था, हमारे टीचर ऐसे ही थे। राग दरबारी 1968 में आई थी संभवतः, और 2 साल में उसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और अपने समय के उस पर बाद में सीरियल भी बना, बहुत बड़ी रचना मानी जाती है। जब आज तक की तरफ से ये बताया गया कि आपको इमर्जिंग राइटर के रूप में आपको इस बार अवार्ड मिल रहा है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और उस किताब ने एक तरह से मुझे बहुत प्रेरित किया और मेरी जिम्मेदारी बढ़ाने का एहसास भी मुझे दिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बचपन को याद करना चाहते हो, अपने शहर को याद करना चाहते हो, और आप 80s और 90s में पैदा हुए हो, तो एक किताब हमारे हाथ लगी है जिसका नाम है रंग पुटुसिया। जबरदस्त किताब है, और सबसे अच्छी चीज, जिस शैली में ऐसे लिखा गया है, ऐसा लगेगा कि हम लोग अपने बचपने में चले गए। किताब फेमस है, किताब को पुरस्कार मिल रहा है, वाणी प्रकाशन से ये बाकायदा मार्केट में लाया गया, और बहुत ही जल्द इसका दूसरा एडिशन भी आ गया। पुरस्कार मिला है आज तक साहित्य सम्मान में इमर्जिंग राइटर अमरेश द्विवेदी आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि राइटर तो जबरदस्त है ही, पत्रकार भी रहे। बीबीसी में जो टेलीविजन डिवीजन है इंडिया में, उसको वो हेड करते थे। वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में भी काम कर चुके, और उसके अलावा हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। साहित्य के ऊपर तो आप जानते हैं हम कार्यक्रम करते नहीं, साहित्य से हमारा रिश्ता बड़ा बिल्कुल अलग सा है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि साहित्य तो सही में वही होता है जो आपके दिलो दिमाग को छू ले। ऐसा लगे कि आप किताब पढ़ नहीं रहे, बल्कि अपने किरदार को उस किताब में ढूंढ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। रंग पुटुसिया, ये नाम से लोगों को समझ में नहीं आता भाई ये रंग पुटुसिया है आखिर क्या। मनीष, पुटुस जो है झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में पाया जाने वाला एक पौधा है। झाड़ी नुमा पौधा, बूशी प्लांट है, जिसमें बहुत रंग बिरंगे फूल निकलते हैं। तो मैं जब किताब सोच रहा था कि इसका टाइटल क्या दूं ऐसा जो कि पूरी बातचीत को, पूरे उपन्यास के कथानक को, चरित्रों को संभाल सके, तो और विविध जो रंग हैं उसके, उसको दिखा सके, तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मैं क्या नाम दूं। ये किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक पूरे के पूरे परिवेश की कहानी है। परिवेश ही इसका नायक है। तो उसी से मैंने लिया कि जिस तरह पुटुस के फूल बहुरंगी होते हैं, उसी तरह इस किताब में बहुरंगी चरित्र हैं, बहुरंगी पात्र हैं, और कथानक बिखरा हुआ है, और उसको संभालने का काम करता है। इसलिए पुटुसिया, यानी रंग तो है लेकिन पुटुसिया रंग है। रंग इसका और पुटुसिया बिहार में भी होता है। आपने बिहार को क्यों छोड़ दिया? नहीं, बिहार में भी होता है, और वो बड़ा ही, वो सड़कों के किनारे आपको वो मिल जाएगा। और यू कैन इमेजिन ऑल काइंड्स ऑफ कलर्स। जिस कलर में आप इमेजिन करोगे, ये पुटुसिया का पौधा उस कलर में आपको दिख जाएगा जी। अब पुटुसगंज की कहानी है, ये इमेजिनेटिव है या फिर आपने इन किरदारों को देखा है, समझा है, या उसमें कुछ बदलाव किया है? मैं जिस परिवेश से आता हूँ, झारखंड, पहले का बिहार और अब का झारखंड, जहाँ पर मेरे जीवन का शुरुआती 20 साल बीता, तो मुझे लगा कि इस कहानी को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करना चाहिए। क्यों डॉक्यूमेंट करना चाहिए? क्योंकि एक थर्मल पावर स्टेशन था जो कि अब एनटीपीसी ने ले लिया है, तो वहाँ का जो पूरा लैंडस्केप था वो पूरी तरह से बदल गया है। तो मुझे लगा कि जो लोग उस समय जीवित थे, जिन्होंने अपनी अपनी कहानियाँ बनाई,
जिनके बहुत बहुरंगी किरदार थे, जो वो तो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, वो तो आए, अपना रोल उन्होंने निभाया और चले गए। तो उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करना चाहिए, और मैं चूँकि कर सकता हूँ इसलिए मुझे करना चाहिए। तो आपका सवाल ये था कि ये इमेजिनरी है या यथार्थ में है। तो आप ये कहिए कि पात्र कुछ यथार्थ के हैं, कुछ इमेजिनरी हैं। मकसद ये था कि उस समय वो जो काल है 80-90 के दशक, शुरुआती दशक का, जो वो पूरी तरह से जीवंत होकर सामने आ जाए। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये कोई उपन्यास नहीं है, अ काइंड ऑफ, इसको कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी के तहत आप इसको समझ सकते हैं कि उस कालखंड में फोन नहीं, इंटरनेट नहीं, है ना, यातायात किस तरह के साधन नहीं, और जिस तरीके का परिवेश हुआ करता था, ये तो सिर्फ पतरातू के स्टील पावर प्लांट का ही मामला नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये मेरे शहर की कहानी है। ये उस लेवल पे जाकर के आपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, या उस तरह के कैरेक्टर्स को जो है आपने ये किया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये लव स्टोरी है। वैसे जो लोग, आज तो बिल्कुल समय बदल गया है जी। आजकल तो दुनिया ही अजीबोगरीब है। प्यार मोहब्बत करने वाले तो एक लव लेटर भी नहीं लिख पाते आजकल, क्योंकि व्हाट्सएप पे एक अलग तरह का चलन आ गया है। ये जो लव स्टोरी आपने इसके अंदर फिल किया, ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल सा है आज की तारीख में। कैसे ये किरदार आपने इसे बुना? मनीष, अगर उस दौर को आप याद करो, जिन लोगों ने भी उस दौर में जीवन जिया हो, जैसा आपने पहले खुद ही कहा कि टेलीविज़न नहीं था, इंटरनेट नहीं था, जीवन काफ़ी स्लो था। लोग जिस भी समुदाय में रहते थे, उसी समुदाय में अपना जीवन सुख दुख ढूंढने की कोशिश करते थे। लेकिन प्रेम तो एक मनोभाव है ना, वो बायोलॉजिकल कारण होते हैं उसके, जिस वजह से प्रेम के अंकुर अपने आप फूटने लगते हैं एक सर्टेन उम्र में। तो जो स्कूली बच्चे थे उनमें होता कुछ नहीं था। जैसे आज आप व्हाट्सएप पे बात कर लेते हो, फिर मुलाकातें होने लगती हैं, स्टारबक्स और तमाम कैफ़ेज़ में आप बैठने लगते हो। लेकिन उस समय ये उस परिवेश में, पुटुसगंज के परिवेश में संभव नहीं था। लेकिन प्रेम के अंकुर तो फूटते ही थे। तो वो किस तरह से मूर्त होते थे, यानी किस तरह से प्रेम का कैरेक्टर क्या था, प्रेम किस तरह से नज़र आता था, एक स्कूली बच्चा बच्ची आपस में क्या फील करते थे, और दोनों, अगर प्रेम सफल हो इसकी तो संभावना ना के बराबर थी, लेकिन प्रेम हो जाए ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि लड़के ने लड़की को अप्रोच किया जिस भी तरीके से, और लड़की ने अगर रेसिप्रोकेट कर दिया तो पूरे समूह के लिए बड़ी बात हो जाती थी। और इस तरह की कहानी एक एक शहर में 2-4 ही होती थी। 2-4 ही होती थी जी। ये ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे इस तरह के एक्सपीरियंस हुए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें, सिनेमा हॉल को किस तरीके से आपने पिक्चर किया, काला पत्थर। ये तो ऐसा लग रहा था कि मैं मुंगेर के बैजनाथ क्लब वाले सिनेमा हॉल में मूवी देख रहा हूँ। जी, कहा यह जाता है कि साहित्य वो ठीक अच्छा साहित्य है जिसमें जो सार्वजनीन हो जाए, यानी वो उसमें प्लेस का जो भान है वो ना रह जाए, वो ट्रैवल करे। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा एक मित्र है जो जर्मनी में डॉयचे वेले में काम करता है, तो शुरुआती पाठकों में से रहा वो। उसने जब पढ़ा, भारत आया वो, उसने 3-4 घंटे में किताब पढ़ ली। उसके बाद उसने कहा कि ये आपकी कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है। हमारे गोपालगंज में तो कुल मिलाकर जीवन ऐसा ही था, हमारे टीचर ऐसे ही थे, हम लड़के और लड़की के बीच जो संबंध पाए जाते थे, या जो विविध किरदार हैं इसमें, वो हमारे गोपालगंज में ये सब के सब, यानी किरदार जो हैं वो प्रोटोटाइप हैं, यानी वो ट्रैवल करते हैं, वो सबके लगते हैं। और हर शहर के, उस समय शहर ऐसे नहीं थे कि दिल्ली अलग, बॉम्बे अलग, ऐसा नहीं था। उस समय शहर धीरे धीरे बदल रहे थे, चूँकि टेक्नोलॉजी का उतना इंटरफेस नहीं था। तो कुल मिला के जो बेसिक कैरेक्टर था, जो शुरू में ही आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, टेलीफोन, तो वो एक जैसा ही था। तो एक जैसा था तो वहाँ पर जीवन जीने वाले लोगों का जीवन भी एक जैसा होगा। तो वो मैनिफेस्ट हुआ है, यानी वो सिर्फ एक शहर का, पुटुसगंज का ना होके वो एक तरह से कई जगहों का लगने लगता है। तो हाँ, कह सकते हैं ऐसे। एक किताब में ही एक तिमांशु धुलिया का कमेंट आया जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कह रहा है कि कुछ कुछ शिलाल शुक्ल की कथा शैली की याद दिलाता है ये रोचक उपन्यास।
कैसा लगा जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? बहुत अच्छा लगा। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी और बिसरामपुर का संत के लेखक, और हमसे पहले के दौर में, यानी राग दरबारी 1968 में आई थी संभवतः, और 2 साल में उसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, और अपने समय के उस पर बाद में सीरियल भी बना। बहुत बड़ी रचना मानी जाती है, जो एक तरह से कहते हैं कि अपने पीरियड को, आज भी समय उतना बदला नहीं है। जिस तरह के राजनीतिक जीवन की बात उसमें की गई है वो आज भी उतना बदला नहीं है। रंगपुटुसिया में भी राजनीति भी है, प्रेम है तो राजनीति भी है, खेलकूद भी है, पूरा का पूरा पूरा जीवन आपने समा दिया है। हाँ, एक सर्टेन कालखंड का जीवन जिस रूप में भी मैनिफेस्ट होता हो, वो कोशिश की है कि वो उसमें आ जाए। तो जब ये तुलना हुई तो मैं मन से बहुत खुशी हुई मुझे, और बाद में कई लोगों ने कहा कि ये किताब राग दरबारी जैसी तो है ही, पर इसकी एक अपनी सत्ता भी है। तो मुझे और भी अच्छा लगा कि चलो किताब, अच्छा लेखक लिखने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है, अब वो किताब किसको कैसी लग रही है, ये किताब की अपनी। नहीं, वैसे स्टार्टिंग पॉइंट तो वैसे ही लग रहा था जैसे वो राग दरबारी बस से शुरू होता है। जी जी। वो कहानी जो है बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, इस पूरे जो मैं नए जनरेशन से मैं बताऊंगा कि देयर आर थिंग्स यू कैन नॉट इमेजिन, कि क्या उस समय जीवन में किस तरह से लोग जिंदगी जीते थे। ये जो नए जनरेशन को जरा सा भी उसका कोई आभास नहीं है। इफ यू वांट टू गो बैक इनटू दिस पीरियड, आप वापस उस जानना और समझना चाहते हो कि उस समय लोग कैसे रहते थे, इसलिए मैंने कहा कि उपन्यास कम, ये सोशियोलॉजी की किताब भी है अपने आप में, कि जो आपको इट विल गिव यू ग्लिम्स कि भाई किस तरीके से लोग उस समय अपना जिंदगी, हम लोग जो खास करके हम लोग उस समय उसी कालखंड में पैदा हुए, उसी तरीके से छोटे सरकारी स्कूलों में जो है हम लोगों ने पढ़ाई की, टीचर्स उसी तरह के होते थे। आजकल तो टीचर कुछ करते नहीं, लेकिन उस ज़माने में टीचर बड़े कड़क हुआ करते थे। आपको कैसा लगा जब आज तक की तरफ से ये बताया गया कि आपको इमर्जिंग राइटर के रूप में आपको इस बार अवार्ड मिल रहा है? मनीष, उस समय मैं जयपुर में था, और मैं किस मनस्थिति में था मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब ये मुझे पता चला तो मैं हैरान हो गया कि ये क्या हुआ। मतलब एक किताब मैंने लिखी, नौकरी करते हुए समय चुरा के, सुबह 4 बजे सुबह जग रहा हूँ, रात में देर तक लिख रहा हूँ किसी तरह से, और वो किताब, पहली ही किताब इतनी सेलिब्रेटेड, एक तो पाठकों ने पसंद की, ऊपर से पुरस्कार भी मिला, तो मैं क्लाउड 9 पे पहुँच गया सीधा कि ये क्या हो गया। ये तो आज तक का जो साहित्य समारोह होता है वो बहुत पॉपुलर है, भारत का सबसे बड़ा साहित्य, और बहुत गरिमा है उसकी, बहुत गरिमा है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, और उस किताब ने एक तरह से मुझे बहुत प्रेरित किया, और मेरी जिम्मेदारी बढ़ाने का एहसास भी मुझे दिया कि आपने चाहे जैसे भी खेल खेल में किताब लिख दी हो, लेकिन किताब लोगों ने सराही है, पसंद की है, अपने पीरियड को बेहतर रिप्रेजेंट करती है किताब। तो अब आप थोड़ी जिम्मेदारी से लिखें, थोड़ा और ध्यान दें, और लेखन को और गंभीरता से लें। तो अब अगला प्रोजेक्ट क्या है आपका? एक उपन्यास मैंने ख़त्म किया है, फेसबुक के ज़रिए मैंने लोगों को सूचित भी किया था। उसके बारे में बहुत कुछ अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जल्दी ही वो किताब भी आ जाएगी, उपन्यास है वो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि पहले पत्रकारिता, फिर लेखक, ये ट्रांजिशन कौन सी ज़िंदगी बेहतर लग रही है? मैं तो पहले पत्रकार ही हूँ मनीष, पत्रकार था, पत्रकार हूँ, पत्रकार रहूँगा। पत्रकार होने का एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, एक तो कि पत्रकारिता ने मुझे दुनिया भर की कहानियों से, मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, तो व्यक्ति की जो भावना होती है ना, वो चाहे यूक्रेन में घट रही हो, या भारत के किसी कोने में, या वॉशिंगटन में, या लॉस एंजलिस में, भावना तो एक ही होती है, प्रेम एक ही होता है, वो एक ही तरह से प्रस्फुटित होता है, एक ही तरह से वो विकसित होता है। बाकी टूल्स उसके बदल सकते हैं कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उस भावना, वो तमाम कहानियाँ जर्नलिज्म की वजह से मुझे उनसे परिचित होने का मौका मिला। इसलिए एट द कोर ऑफ माई हार्ट आई एम अ जर्नलिस्ट। लिटरेचर, चूँकि मैं PhD मैंने हिंदी साहित्य में JNU से किया है, तो वो भी मेरे ऊपर बड़ा, हम लोग साथ एक हॉस्टल में ही रहते थे जी, और मैंने जीवन में टेबल टेनिस अमरेश से ही सीखा है। ये आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा मानते हैं। हाँ। तो JNU से मेरे बैच के सभी लोग हिंदी में शिक्षक बन गए या हिंदी से जुड़े रहे। मैं एकमात्र ऐसा था जो हिंदी में ना जाकर जर्नलिज्म में आ गया, रेडियो ब्रॉडकास्टर बना, फिर टेलीविज़न से जुड़ा, फिर डिजिटल जर्नलिज्म से जुड़ा। तो मुझे हमेशा लगता था कि साहित्य पढ़ा तो वो उन 9 सालों का मैंने किया क्या, कुछ मुझे लिखना पढ़ना चाहिए।
और एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं, उन दिनों मैं लंदन में रहता था, अपने संस्थान के लिए मैं वहाँ जाकर काम कर रहा था। तो वहाँ लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के जो महीने होते हैं वो बड़े ही अवसादपूर्ण होते हैं, बड़ा डिप्रेसिव सा रहता है, क्योंकि 3-3:30 बजे सूरज डूब जाता है। तो उसके बाद आप क्या करें, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें सूरज रात के 11 बजे डूबता है, तो दिन बहुत लंबा, फिर दिन बहुत छोटा। तो उन डिप्रेसिव मंथ्स में मैं 2 ही काम करता था, स्विमिंग करता था और लाइब्रेरी में, पैडिंगटन लाइब्रेरी थी वहाँ हमारे घर के पास, तो वहाँ जाकर बैठता था 4-4, 5-5 घंटे। वहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने देखी, काश हम भारत में ऐसा कर पाएँ, जो लोग कुछ कर सकते हैं उनको करना चाहिए, कि वहाँ पर कम्युनिटी लिविंग के लिए लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ पर लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो वहाँ एवरी थर्सडे इवनिंग जितने भी बडिंग राइटर होते थे, इमर्जिंग राइटर होते थे, वो अपना मैन्युस्क्रिप्ट लिख के लाते थे, और कोई एक सेलिब्रेटेड राइटर, मेल या फीमेल, वो बुलाए जाते थे लाइब्रेरी की तरफ से, और वो एक राउंड टेबल पे बैठ के उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को सुनते थे। राइट। और उसके बाद वो अपना फीडबैक देते थे कि आपने ये ठीक लिखा है, आपने ये ठीक नहीं लिखा है। फिर बाद में वो सब बड़े राइटर बन गए होंगे, और मैं किनारे में खड़े होकर इस पूरी प्रक्रिया को देखता था। तो मुझे लगता था कि यार मुझे भी कोई कहानी लिखनी चाहिए, मेरे पास कौन सी कहानी है। फिर मुझे बात याद आई, विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के एक बहुत बड़े राइटर हैं, दीवार में खिड़की रहती है, उनकी एक बहुत ही सेलिब्रेटेड बुक है। तो उनका मैं अपने संस्थान के लिए इंटरव्यू कर रहा था रेडियो के लिए। तो उन्होंने कहा इनफॉर्मल बातचीत में कि हर व्यक्ति की एक कहानी होती है, व्यक्ति की ना हो तो उसके परिवेश की होती है। उस व्यक्ति को वो कहानी अगर वो लिख सकता है तो लिखनी चाहिए। क्यों लिखनी चाहिए? क्योंकि वो उस व्यक्ति के ज़रिए उस पूरे परिवेश की कहानी होती है। राइट। और ह्यूमैनिटी के विकास में उसका एक छोटा सा योगदान होता है। बाद में, आज से 100 साल बाद जब चीज़ों को देखा जाएगा, तो वो आपकी किताब या कहानी एक तरह से अपने प्लेस को तो रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो इसलिए लिखनी चाहिए। तो ये 2 बातें मेरे दिमाग में हाइंडसाइट में थी, तो मैंने सोचा कि मुझे भी लिखना चाहिए। पर मुझे इसका, आपने अगर पढ़ी है किताब तो आपने देखा कि इसका कैनवस काफ़ी बड़ा बहुत बड़ा है, बहुत सारे किरदार है, बहुत सारा चीज है। हाँ, वो कोलाज है एक तरह से, पूरा शहर जो है किताब में समाया हुआ है। हाँ। तो मेरे सामने समस्या थी कि भाई कहने को बहुत कुछ है, पर इसको लिखें कैसे, क्राफ्ट क्या हो इसका जिसमें कि सारी बात आ जाए। तो मैं बहुत दिन तक इसी से संघर्ष करता रहा कि मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं। वहाँ मेरी पत्नी, जो कि मेरे साथ पढ़ती थी JNU में, उन्होंने, वो भी लिटरेचर की स्टूडेंट है, तो उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। उन्होंने कहा कि आप जो इतना फैला रहे हो इसको मत फैलाओ, आप एक एक करके लिखना शुरू करो, लिखते लिखते कुछ ना कुछ रास्ता दिखने लगेगा। तो कोरोना का दौर आया था, तो उस समय मैंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। किताब एक्चुअली आप लिखते हैं उससे बहुत पहले से आपके दिमाग में पक रही होती है, राइट, किरदार पक रहे होते हाँ। हैं। तो फिर जब वो फ्रूशन पे पहुंचते हैं, एक मकाम पे पहुंच जाते हैं, तो आपको लगता है कि अब इसको लिखना चाहिए। तो उस दौरान जो थोड़ा आने जाने का समय हमारा जो बचता था, उसमें मैंने उसको थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। पर एक्चुअली किताब 2023 में आई है, 2022 में मैंने इसको एकदम अच्छी तरह से एक जिस रूप में आपके सामने है उस रूप में लिखना नए सिरे से शुरू किया, और लगभग 1 साल में इसको लिखा मैंने। तो ये है इसकी पूरी रचना प्रक्रिया। अब ये बताइए कि एक तो जहाँ तक मैं दूर से जानता हूँ, कभी मैं उसमें इन्वॉल्व रहा नहीं, मैं उसको नज़दीक से नहीं जानता, लेकिन ये सुनने को लगता है कि जो हिंदुस्तान में जो साहित्य के अंदर भी बहुत सारी तरह की पॉलिटिक्स चलती है, राइटर्स के बीच में अवार्ड्स को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें जो लिटरेरी कम्युनिटी है, खास करके हिंदी जगत के, हाउ दे आर टेकिंग दिस नॉवल? मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं एकदम लोन राइटर, चूँकि मैं पत्रकार हूँ, तो मेरा ज़्यादा कंसर्न पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। ये किताब लिखी और मैं वाणी प्रकाशन के पास, मैं उनमें से किसी को जानता नहीं था, तो मैंने ये किताब मेल एड्रेस पता किया, मेल आईडी, और उनको भेज दी। और 10 दिन के बाद उनकी तरफ से अप्रोच किया गया कि आइए बात करते हैं। उसके बाद जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये किताब और किसी को शेयर मत करिएगा, ये किताब हम पब्लिश कर रहे हैं। तो एक नए राइटर के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हिंदी का वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट जो पब्लिशिंग हाउस है वो आपकी किताब छाप रहा है। तो मैं इसी बात से बहुत खुश हो गया। उन्होंने उसके बाद फिर किताब आ गई और अच्छे से वेल रिसीव्ड हुई। लेकिन एक बात, वाणी प्रकाशन की भी तारीफ करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तारीफ थी माहेश्वरी। हाँ, ये जो है माहेश्वरी जी ने, इन्होंने चीज़ों को समझा, पढ़ के
ऑब्वियसली उनकी टीम या वो खुद देखे होंगे और उनको ये समझ में आया हुआ कि क्या हीरा जो है हमारे पास चल के आया है। जी, मैं तारीफ़ करना चाहूँगा अदिति माहेश्वरी जो सब कुछ देखती हैं वाणी प्रकाशन में। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये किताब कहीं नहीं जाएगी, यहीं से छपेगी। और उसके बाद फिर एक लंबी यात्रा रही उनके साथ, बहुत मज़ा आया काम करके। तो ये है। तो ये तो आपने गुटबंदी वाला सवाल पूछा है, तो मेरा एक तो कि इंटरेक्शन हुआ नहीं, किताब आई, छप गई। लोग कहते हैं कि किताब छपने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती बहुत अप्रोच लगाना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें, पैसे भी देने पड़ते हैं। पैसे भी देने पड़ते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आप पैसे दीजिए तो मैं आपकी किताब छपवा देता हूँ। तो मैंने कहा कि वो तो इसलिए मैं किताब नहीं लिख रहा कि मैं किताब पैसे देकर छपवाऊँ। नहीं छपेगी तो कम से कम मेरी कहानी है, मेरे घर में तो रह जाएगी। तो इस मामले में फॉर्चुनेट रहा मैं। उसके बाद किताब आई और दूर दराज के इलाकों से मुझे कॉल आने लगे कि मैंने आपकी किताब भोपाल में ख़रीदी, आपकी किताब इलाहाबाद में ख़रीदी, लखनऊ में ख़रीदी। इसके बारे में बहुत मार्केटिंग मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की कि लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन मैं किसी को जानता नहीं था। तो किताब ऑर्गेनिकली पहुंची लोगों तक। और कुछ जो मेरे दोस्त थे उनसे मैंने ज़रूर कहा कि ये किताब मेरी आ रही है। उनमें से कईयों ने ख़रीदी होगी, तो शुरुआत में जो बुकिंग होती है। पर बाद में किताब ऑर्गेनिकली बढ़ी। फिर जब वाणी प्रकाशन से कॉल आई कि इसका सेकंड एडिशन लाना होगा, किताब ख़त्म हो रही है, तो वो मेरे लिए बहुत सुखद एहसास था। और ये जो गुटबाजी वाली बात है, उसके लिए मैं बहुत ही प्री मैच्योर हूँ, क्योंकि मैं खुद को उस तरह से हिंदी का वैसा राइटर भी नहीं अभी मान पा रहा कि मैं साहित्यकार बन गया हूँ। मैं मानता हूँ कि एक कहानी थी, लिख दी, अगली कहानी भी मेरे दिमाग में थी, वो लिख दी। तो मैं इस तरह से ही रहूँ तो मेरे ख्याल से ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है कि आप बुरी नज़रों से जो है बचे रहे। वैसे आप मेहनती तो शुरू से हैं, जब से आप यूनिवर्सिटी से, जब से हम आपको देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी में आने के लिए और ये सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए। और अगर आप उस कालखंड में जीवन शैली को समझना चाहते हैं या फिर आपने खुद उसको जिया है, तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताब कहाँ मिलेगी, कहाँ से खरीद सकते हैं, उसके कुछ लिंक्स कमेंट बॉक्स में हम लोग डाल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप वहाँ से ले सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।